आज जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसके जो टॉपिक्स हैं, जो पहला से टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन की तारीफ है, फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, फिर आगे है पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको उर्दू में क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन को उर्दू में कहते हैं अमले तौलीद। स्पोर एक तरह का तौलीदी खुलिया होता है। लाइफ साइकिल दोहरा याद यानी जिंदगी का साल साइकिल होता है। फ्रिगमेंटेशन होता है टुकड़ों में तकसीम होना। राइजोम छिलकों जैसे पत्ते रखने वाले जेर जमीन तना। कटिंग कलमकारी पोलिनेशन जेर की। सेक्सुअल जिनसी फर्टिलाइजेशन बार आवरी वेजिटेटिव प्रोडक्शन प्रोपगेशन। नबताती जिस्मानी हिस्सों की मदद से नस्ल बढ़ाना। बाल गुट्ठी। ट्यूबर एक मोटा जेर जमीन तना। क्लोनिंग कलमों से वजूद में लाना। स्कोर्टम सीतादान एसेक्सुअल गैर जिनसी। गैमियट जिनसी तौलीदी खुलिया। टिश्यू कल्चर कलमों की मसनूई तरीके से तलाश। कोरम जमीन में तना। ग्राफ्टिंग पेवंदकारी फिशन तकसीम होना। ग्रोनेड वजूदा तना सेल। आगे पढ़ते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहले जो लफ्ज है रिप्रोडक्शन उस पर तवज्जो देते हैं कि ये क्या होता है। रिप्रोडक्शन इंग्लिश का अल्फाज है, इसे उर्दू बोलते हैं अमल तौलीद। वैसे देखें ना कि रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है किस चीज़ को पैदा करी, मतलब दोबारा किस चीज़ को पैदा कर रहा है। इसका मतलब कि अपने जैसे जानदारों को पैदा करना, अपनी अगली नस्ल को पैदा करना, इसका मतलब है रिप्रोडक्शन, दोबारा किसी चीज़ को पैदा करना। उर्दू में अमल तौलीद कहते हैं। ये कहते हैं कि एक फर्द तो रिप्रोडक्शन किए बगैर जिंदा रह सकता है, मगर एक स्पीशीज की बका रिप्रोडक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। एक जो बंदा है, कोई फर्द है, यानी कि वो अपनी नस्ल पैदा किए बगैर खुद तो जिंदा रह सकता है, लेकिन उसकी अगर वो ये काम नहीं कर रिप्रोडक्शन की, उसके आगे उसकी नस्ल नहीं चलेगी। ये स्पीशीज की आगे जो तरतीब है, आगे नस्लें आती, नस्ल को रिप्रोडक्शन के बगैर अगली नस्ल पैदा करना नामुमकिन है। अब रिप्रोडक्शन देखें क्या होता है। रिप्रोडक्शन से मुराद अपनी स्पीशीज के नए जानदार यानी स्पीशीज की अगली नस्ल पैदा करना है। रिप्रोडक्शन वो मतलब जिसमें अपने जैसे जानदारों की जो अगली नस्ल है उनको पैदा करना होता है, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन करना यानी कि अपने जैसे जानदारों को पैदा करना जानदारों की एक बुनियादी खुसूसियात है, मगर ये जिंदगी का लाजमी फेल नहीं है। क्या ये कि एक बंदे की या किसी भी जानदार की खुसूसियत है कि वो अपने जैसे जानदार पैदा करता है, लेकिन लाजमी है कि जिंदगी का ये हिस्सा नहीं है कि लाजमी वो पैदा करे ना करे, उसके बगैर भी उसकी जिंदगी चलती रहेगी, वो ये काम नहीं करेगा। इसका ये मतलब है इस तरह रिप्रोडक्शन का अमल स्पीशीज के तसलसल के लिए लाजमी है, यानी कि जो नस्ल बढ़ानी होती है आगे जो हमारी नस्ल चल रही है उसके लिए रिप्रोडक्शन का अमल लाजमी होता है नस्ल बढ़ाने के लिए। हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक बंदा अगर बच्चे पैदा नहीं करेगा तो वही खत्म होगा। जब आगे उसकी बच्चे नहीं होंगे, औलाद नहीं होगी, तो उसकी नस्ल वही खत्म होगी। नस्ल को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल लाजमी है। ये अमल विरासती मादे यानी जेनेटिक मटीरियल की एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिली को यकीनी बनाता है। विरासत में जो चीजें आगे बंदे को मिलती हैं, मतलब जिस तरह के इंसान है विरासत में आगे उसी तरह इंसान ही पैदा होगा, जिस तरह वो बोलता है, उसकी टांगे हैं, आंखें हैं, यानी कि उसी तरह का आगे को यही जो बंदे की खसूसियात हैं वो आगे अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं, वो इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के जरिए मुंतकिल होती हैं। हर नस्ल नई नस्ल के लिए ज्यादा जानदार पैदा करती है। जो भी नस्ल होगी आगे उससे ज्यादा जानदार पैदा होंगे। ये बहुत से जानदार अपनी तौलीदी यानी कि रिप्रोडक्टिव उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। कोई भी जानदार है भी उस उम्र तक पहुंचते नहीं है जब वो अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते हैं, तो वो पहले ही मर जाते हैं। इसकी कुछ वजूहत हैं, इसकी कई वजूहत हैं, मसलन बीमारियां कुछ होते हैं उस उम्र तक पहुंचते बीमार हो जाते हैं, या उनका किसी ऐसे चीज से मुकाबला होता है, मुकाबला नहीं कर जाते, या विरासती मामले होते हैं, विरासत में उनको
कोई चीज मिलती है जिसकी वजह से उस उम्र तक वो पहुंच नहीं पाते। सिर्फ मौजूद तरीन बेहतरीन खसूसियात वाले जानदार तौलीदी उम्र तक पहुंच जाते हैं, यानी जिनमें बेहतरीन निज़ाम होते, बेहतरीन खसूसियात होती हैं, वो तौलीदी उम्र तक पहुंच जाते हैं, यानी कि दोबारा अपने जैसे जानदार पैदा करने की उम्र तक पहुंच जाते हैं। इस तरह ये बात यकीनी होती है कि फायदेमंद खसूसियात अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं। वो फायदेमंद जो खसूसियात एक जानदार की वो अगली नस्ल में मुंतकिल होती हैं। साबका जो पिछली जमातों में हम रिप्रोडक्शन की दो बुनियादी अक़साम पढ़ चुके हैं। गैर जिनसी यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद सादा सेल डिवीजन है, जिसमें एक जानदार का बिल्कुल मुशाबा जानदार बन जाता है। एक भी जानदार है, इसमें से दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है उसका सेल, तो उसे जैसा बिल्कुल सेम जानदार बन जाता है, इसे एसेक्सुअल कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मजीद कई अक़साम है जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा के जिनसी सेल यानी गैमेट्स का मिलाप होता है। जो एसेक्सुअल है उसमें किसी का मिलाप नहीं होता है, वो खुद ही जो जानदार होता है दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें नर और मादा के जिनसी सेल आपस में मिलते हैं, जिसके बाद एक नया जानदार बनता है। आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से तरीके हैं जिसमें नर और मादा के मिलाप किए बगैर जो जानदार पैदा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का मिलाप नहीं होता, यानी कि नर और मादा के आपस में मिलाप नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई अक़साम हैं और तमाम में ऐसे जानदार पैदा होते हैं जो आपस में अपने वालिदैन से भी जीनियाती लिहाज से मुशाबा होते हैं। हर लिहाज से जो होते हैं जीनियाती जो जीन्स होते हैं उनमें एक जैसे होते हैं। आगे कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी का क्या मतलब? बाइनरी का मतलब है कि दो फिशन होता है तोड़ना, यानी कि दो हिस्सों में तकसीम होना। ये पहला इसका तरीका है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सादा और आम तरीका है। ये रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स यानी वो कौन से होते हैं बैक्टीरिया में के यूनिसेलुलर जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं यूकैरियोट्स, मसलन प्रोटोजा में, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। इनवर्टिब्रेट होता है जो जानदार रीढ़ की हड्डी रखते हैं। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के दौरान डीएनए को दुगना किया जाता है। उसमें पहले डीएनए दुगना हो जाता है और इसकी दो नकूल बन जाती है, इनको दो हिस्सों में बट जाता है। दोनों नकूल सेल के मुखालिफ कुतुबैन यानी मुखालिफ सिमतों में की तरफ चली जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि दुबानी झिल्ली होती है सेल की का दरमियानी हिस्सा सेल के वस्त में अंदर की जानब दब जाता है और इस तरह सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। दोनों क्रॉस मेम्ब्रेन के दरमियान नई सेल वॉल बन जाती है, जिसके नतीजे में दो दुख्तर बैक्टीरिया बन जाती हैं, दो एक जैसे जुड़वा बैक्टीरिया बन जाते हैं। यूनिसेलुलर जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं यूकैरियोट्स में बाइनरी फिशन यानी कि दो हिस्सों में तकसीम होना के दौरान अबाई जानदार का न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम होता है। इसके बाद न्यूक्लियर तकसीम होता है, इसके बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। वो तकरीबन बराबर साइज के दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। जो सेल होता है वो तकरीबन बराबर साइज के होते हैं। डॉटर सेल्स साइज में बढ़ते हैं और फिर तकसीम हो जाते हैं। ये देखें, ये तस्वीर में दिखाया गया ये अमीबा है। पहले था अमीबा, ये जिसका न्यूक्लियस में ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ, फिर ये साइटोप्लाज्म ये तकसीम हुआ, ये दोनों हिस्सों में इस तरह ये बढ़ गया, फिर दरमियान में से ये तकसीम हो गया, दो डाटोन अमीबाई बन गए। बैक्टीरियम की तकसीम में ये हुआ, इसका डीएनए पहले इतना सा, फिर इसका डीएनए का साइज जो है वो डबल हो गया, फिर डीएनए की दो नकूल कुतुबैन ये मुखालिफ सीमत में चली जाती है कि साइड पर एक ही साइड पर चली जाती है दरमियान में से। फिर साइटोप्लाज्म जो होता है ये दरमियान में से तकसीम होता है और ये जल्दी दोबारा बन जाती है।
अगर कि चंद इनवर्टिब्रेट्स भी बाइनरी फिशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ रीढ़ की हड्डी वाले भी जानदारों में बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। इस रिप्रोडक्शन के दौरान जिस्म को दो मुसावी हिस्सों में काटा जाता है और फिर दोनों में गैर मौजूद जिस्मानी हिस्सों को दोबारा बना लिया जाता है। जब ये कट जाता है तो फिर बाकी जो रह जाते हैं इससे वो दोबारा बन जाते हैं, ये इनकी रीजनरेशन हो जाती है, इनके दोबारा पैदा हो जाते हैं। इस तरह की ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लूमेरिया और बहुत से एकाइनोडर्म्स में आम है। ये देखें ये किस तरह है, ये हो गया ये पहला हिस्सा, ये फिर ये यहाँ से थोड़ा सा लूतरा हुआ ये वाला, फिर यहाँ से ये कट गया, ये कटा हुआ हिस्सा फिर दोबारा से ये जानदार बन गया। ये अगले गैर साजगार हालात में चंद यूनिसेलुलर जो एक सेल पर जानदार मसलन अमीबा अपने गिर्द सख्त दीवार बना लेते हैं जिन्हें क्रिस्ट कहते हैं। ये देखें उन्हें अपने इर्द गिर्द, ये अमीबा था, फिर उसने अपने इर्द गिर्द ये वाली सख्त दीवार बना ली है, क्रिस्ट है, ये सिस्ट है, ये सिस्ट बना ली, ये सिस्ट के बाद जब दोबारा साजगार हालात मेजर होते हैं बाई जानदार का न्यूक्लियस बार बार तकसीम में बहुत से डाटो न्यूक्लियाई बना लेता है। ये जो न्यूक्लियस है इसका सिस्ट के बाद ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस बन गए हैं, एक से ज़्यादा। इसके बाद साइटोप्लाज्म में बहुत से हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी बहुत से हिस्सों में तकसीम हो जाता है। साइटोप्लाज्म कार्य एक न्यूक्लियस को घेर लेता है। ये देखें साइटोप्लाज्म का कार्य एक न्यूक्लियस को घेरे हुए है। इस तरह एक वक्त में एक अबाई सेल से बहुत ज्यादा डैटर सेल बन जाते हैं। ऐसी फिशन को मल्टीपल फिशन कहते हैं, यानी कि एक वो तो बाइंडिंग होती है दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, मल्टीपल यानी कि दो से ज्यादा तकसीम बार वो एक दफा ही तकसीम हो जाते हैं। ये डैटर अबाई सेल, ये मल्टीपल फिशन है। अगला जो टॉपिक है फ्रिगमेंटेशन। फ्रिगमेंटेशन क्या होती है? चंद कीड़े मकोड़े जब अपने साइज तक बड़े हो जाते हैं, यानी कि एक हद तक जो अपना सामत में बड़े हो जाते हैं, तो खुद 8 से 9 टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन फ्रिगमेंट्स में से हर एक बालों कीड़े में मुंह पा जाता है। इसमें हर जो टुकड़ा फ्रिगमेंट होता है, टुकड़ा वो जो टुकड़ा होता है बालों कीड़ा बन जाता है, नशोनुमा में पाके बालों कीड़ा बन जाता है और यही अमल दोहराता है और दोबारा वही कीड़ा यही अमल दोहराता है। एक प्लेरिन 2 की बजाय ज्यादा से टुकड़ों में टूटे तो इसे फ्रिगमेंटेशन ही कहेंगे। आगे बुडिंग क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस तरह आबाई जानदार के जिस्म पर छोटे से उबार के सूर में एक बुड बनती है। यीस्ट जो एक यूनिसेलुलर फंगस है, इनके एक सेल पर मुश्तमिल फंगस है। सेल के एक जानब एक छोटा सा बुड बनता है, ये वो छोटा सा उबार है, उसे बुड बोलते हैं। सेल का न्यूक्लियस तकसीम होता है, जो इसका न्यूक्लियस जो मरकज़ा है जो ये वाला न्यूक्लियस है, ये तकसीम होता है और डाटो न्यूक्लियस में से एक इसके बुड के अंदर चला जाता है। ये देखें ये यीस्ट है, ये उसके ऊपर ये बुड बना, ये वाला ये बुड बना, फिर ये इसके बाद ये न्यूक्लियस था, ये वाला 2 हिस्सों में ये तकसीम हो गया।
और इनमें से एक न्यूक्लियस ये इस वुड के अंदर चला गया। अबाई सेल एक वक्त में एक ज्यादा भी वुड बना सकता है। हर वुड बड़ी होकर अबाई जंदार की वसीयत हासिल कर लेती है। जो वसीयत उसी जंदार में होती है वही उसे आगे उसमें मुंतकिल हो जाती है। वुड अबाई जंदार के जिस्म से अलग भी हो सकती है। बाद मामलात में वुड अलग नहीं हुआ करती, इसके नतीजे में अफराद की कई कॉलोनियां बन जाती हैं। बाद दफा ये अलग नहीं होती है। आगे है स्पॉन्जेस, हाइड्रा और कोल्ड जैसे जानदार जानवर भी वुडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें माइटोसिस के जरिए जिस्म के एक जानब छोटी सी वुड बनती है। मजीद सेल बनने से वुड जिसामत में बड़ी हो जाती है, फिर अलग होकर नए जानदार में नमू पाती है। कोल्ड में वुड अबाई जानदार के जिस्म से अलग नहीं हुआ करती। कोल्ड बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाती है क्योंकि वुड अबाई जिस्म के साथ लगे रहकर ही नए जानदार में नमू पाती है। ये देखिए ये इसमें से अलग नहीं हुआ, ये खुद ही ये वुड बन रहे हैं इसके। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनना, स्पोर क्या होता है? ये अमल फंजाई मसलन राइबोस में होता है, राइजोब्स में होता है। जब राइजोब्स तौलीदी अमल को पहुंचता है तो इसके जिस्मानी सेल मोटी दीवारों वाले स्पोंजिया व स्पोंजियन यानी स्पोर रखने वाली थैलियां बनाते हैं। और स्पोंजियम के अंदर एक सेल कई मरतबा तकसीम होकर बहुत से डॉटर सेल बनाता है। इस तरह बनने वाले सेल स्पोर्स कहलाते हैं। और स्पोर के गिर्द एक सख्त दीवार यानी सिस्ट होती है। जब स्पोंजियां पक जाते हैं तो इनकी दीवारें टूटती हैं और स्पोर बाहर निकल आते हैं। मुनासिब हालात मुयस्सर होने पर स्पोर उगते हैं और नए राइसोप्स में नमू पाते हैं। ये स्पोर्स बनते हैं, फिर ये दीवार टूटती है तो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। नामुनासिब हालात में बैक्टीरिया की चंद स्पीसीज यानी स्पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन पैदा करती हैं, यानी स्पोर्स बनाकर अपने जैसे जानदार पैदा करती हैं। मसलन क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस की स्पीशीज। बैक्टीरिया के स्पोर्स भी मोटी दीवारों वाले होते हैं। ये स्पोर्स जो कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनते हैं, इसलिए इन्हें एंडोस्पोर्स भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया, इसके अंदर एंडोस्पोर्स ये इस तरह होती है। एंडोस्पोर्स अब बाई सेल टूटता है, फिर ये स्पोर्स बाहर निकल आता है, फिर इसे ये बनती है। आगे पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस को इस सेक्सुअल प्रोडक्शन की किस्म माना जाता है। इसमें एक एग होता है जिसकी फर्टिलाइजेशन ना हुई हो, नए जानदार में नमू पा जाता है। इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो एक नए जानदार में नमू पा जाता है, वो अंडा होता है। कुछ मछलियां, मेंढक, अशरात पार्थोजेनेसिस के लिए रिप्रोडक्शन। इस तरह शहद की मक्खियों की मलका शहद के छत्ते खानों में अंडे देती है। बहुत से अंडों की फर्टिलाइजेशन नहीं होती और वो पार्थोजेनिस के जरिए एप्लाइड नर मक्खियों में नमू पाते हैं। इन दौरान चंद अंडों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है और डिप्लॉइड मादा मक्खियों में नमू पाते हैं। आगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जब पौधे के वेजिटेटिव हिस्सों यानी जड़, तना और पत्ते से नए पौधे बने तो इस अमल को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ये अमल कुदरती तौर पर होता है, मसनूई तरीके से भी किया जा सकता है। वेजिटेबल होता है सब्जियां और वेजिटेटिव इसी से निकलता है निकला है।
कुदरती तौर पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कई तरीके हैं। पहला है बल्ब। ये दरअसल में छोटे तने होते हैं जिनके गिर्द मोटे रस बड़े पत्ते लिपटे होते हैं। इन पत्तों में खुराक का घेरा होता है। बल्ब की बुनियाद के नीचे से एंड्रोनियस एडवेंटियस जड़ें जबकि ऊपर से शूट निकलती हैं। गुले, लाला, प्याज और लिली के पौधे बल्ब के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। अब कॉर्न क्या होता है? ये जमीन छोटे और फूले हुए तने होते हैं जो खुराक का जखीरा देते हैं। कॉर्न के ऊपर वाले किनारे पर बुड्स होती है। बुड से शूट निकलती है और नए पौधे में नमू पाती है। ओरवी और लहसुन के पौधे कॉर्न के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। राइजोम्स ये जमीन उफकी पेड़े होते हैं जिन पर छिलके नुमा पत्ते लगे होते हैं। राइजोम्स के ऊपर कुछ हिस्से बड़े होते हैं जिन्हें एंडोड्स कहते हैं। इन एंडोड्स पर बुड बनती है। ऊपर वाली सतह में मौजूद बुड से शूट निकलती हैं। राइजोम की ज़ेरी सतह पर एडेंटियस जड़ें निकलती हैं। अदर, फ्रिंज और कोमल के पौधे इसी तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला है स्टेम ट्यूबर्स यानी स्टेम ट्यूबर्स। ये एक जेर जमीन तने राइजोम के बड़े हुए से होते हैं। ट्यूब की सतह पर छोटी छोटी बुड्स के मजमूए होते हैं जिन्हें आंखें कहते हैं। हर बुड से एक शूट निकलती है, कोई शाख निकलती है जो ऊपर की तरफ बढ़ती है और जड़ें भी बनाती हैं। आलू और शकरकंदी इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। स्कार्स ये जमीन की सतह करीब जाने भी अतराफ को निकले हुए तने होते हैं। एक सक्कर जमीन के नीचे कुछ दूर तक बढ़ता है और फिर ऊपर की जानब मुड़ जाता है और नया पौधा बनाता है। पुदीना और गुलदौदी के पौधे इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये देखें, ये कचालू का कोरम, ऊपर नूड बनी होती है, सेल्फ लीफ है जो यहाँ कोरम है इसका, डायटर कोरम, नीचे एंडोशियस रूट्स हैं। ये द्रव का राइसोम्स हैं। ये नीचे एड्रोनिशिक्स रूट्स हैं, ये जो रूट निकले हैं स्केल लीफ है, ये उसके बुड बने होते हैं, ये नूड्स है। प्याज का बल्ब, प्याज ये बल्ब की शक्ल में लगता है। ये बल्ब है जब होता है फिर उससे ये जड़ें निकलती हैं जिसकी जो बुनियाद है ये रस बड़े पत्ते होते हैं जिसमें पत्ते की शक्ल में होती है। एपेक्स बुड हैं जिन अंदर से ये बुड ये निकल रही होती है। ये देखें आलू का ट्यूबर किस तरह होता है, उगी हुई आई बुड। ये जो बुड जो बनती है यहाँ से आलू उगता है। स्केल लीफ का निशान, ये जो ऊपर लीफ बने होते हैं, ये तन्ने का निशान है, ये आंख का निशान है। पत्ते के जरिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये तरीकाम नहीं है और पत्थर जट यानी ब्रायोफाइलम जैसे पौधों में ही पाया जाता है। इस पौधे के पत्ते रसदार होते हैं। पत्तों के किनारों पर एड्वेंटिशियस बुड्स पाई जाती हैं। जब पत्ता जमीन पर गिरता है तो बुड्स नए पौधों में पा जाती है। यानी कि ये पत्ता है, पत्ते के ऊपर से ये बुड्स बनती हैं, वहां से पत्ता आगे नए पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। मसनूई वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बागबान और किसान, बागबान जो बाग लगाता है और किसान किसी पौधे का जखीरा बढ़ाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मसनूई तरीके इस्तेमाल करते हैं। ज़ैर मसनूई वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दो आम तरीके बयान किए जाते हैं। पहला है कटिंग, कलमकारी। ये कोई पौधा है, उसकी एक शाख
काट के दोबारा नीम के लगाएं तो वो दोबारा पौधा बन जाता है, जैसे गुलाब के पौधे होते हैं। इस तरीकाकार में बाई पौधे की तने जड़ों से कलमें ली जाती हैं। इन कलमों में मेरिस्टेमेटिक हिस्सा जरूर होता है, यहाँ से नशोनुमा हो सके। जब कलमों को मुनासिब मिट्टी में दुरुस्त हालत में काफी ग़िज़ाई मादे, पानी और सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो वो जड़ें और शूट बना लेती हैं। ये जड़ें और शूट नशोनुमा पाते हैं और नया पौधा बना देते हैं जो इसके मुशाबा होता है, जिससे कलमें ली जाती हैं। गुलाब, इश्के, पेचा, ईवी और अंगूर की बेलों की प्रोपगेशन तने की कलमों से की जाती है। अनार की भी इस तरह की जाती है। शकरकंदी एक फैली हुई जड़ होती है, किसान इसे गीली मिट्टी में रखते हैं, जबकि इसमें से कई छोटे पौधे निकल आते हैं। इनमें से छोटे पौधों को अलग करके बो दिया जाता है। ये तरीका एक पौधे से ज्यादा पौधे हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम नए पौधे बिल्कुल मुशाबा होते हैं। मसनू वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यह तरीका गन्ने की काश्तकारी में बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। ग्राफ्टिंग पनकारी, इस तरीका में एक पौधे से तने का एक टुकड़ा काटा जाता है, इसे दूसरे पौधे जिसकी जड़ें जमीन में फैली के साथ जोड़ दिया जाता है। कुछ अरसे बाद जोड़े के तने के टुकड़े और मेजबान पौधे के वैस्कुलर बंडल आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद तने का टुकड़ा और पौधा गठरी नशोनुमा करते हैं। यह तरीका कई पौधों की प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन गुलाब के कई पौधे आड़ू और आलू बुखारे की तरह से बहुत से बगैर बीजों के फल वाले होते हैं। जिस तरह बनकारी होती है, कोई भी एक टुकड़ा लेके तो पहला जो पौधा होता है उसके अंदर ये लगा देते हैं। ये कलम ली किसी की और पौधे की, यहाँ इसको दो हिस्सों में काटा, इसमें दरमियान दबा दिया, ये फिर के ऊपर से रस्सी से किसी चीज से कपड़े से लपेट दिया। ये देखिए इसके ऊपर से काटा, दोबारा कटिंग को लगा दिया तो ये भी दोबारा बन गया। आगे कुछ फायदे नुकसान भी होते हैं कि पौधों की वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फायदे और नुकसान। पहले देखते हैं कि पौधे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन किस तरीके के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी। फायदे एडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए पैदा होने वाले पौधे विरासती तौर पर एक दूसरे से मुशाबह होते हैं, यानी जिस तरह का वो बाप होगा सिर्फ बेटा, यानी वालिदैन जिस तरह का होंगे उस तरह की औलाद होगी। इसी तरह फायदेमंद खसूसियात महफूज रखी जाती हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पोलिनेशन के किसी तरीके कार की जरूरत नहीं होती, यानी पोलन फजा में जाए फिर आगे से उनकी पौधा बने, ये इसमें काम नहीं होता। इससे तेजी के साथ पौधों की तादाद बढ़ाने में मदद मिलती। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऑर्गन कई पौधों को गैर मुनासिब हालात बर्दाश्त कर लेने के काबिल बनाते हैं। बगैर बीज के फलों वाले पौधे सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही लगाए जा सकते हैं। आगे का नुकसान क्या होता है, इन पौधों में विरासती तगैयर नहीं होते, स्पीशीज की मखसूस बीमारियों का हमला हो सकता है, इसके नतीजे में तमाम फसल तबाह हो सकती है। बस यही होता है, यानी किसमें जो विरासती होती है उसमें तब्दीलियां नहीं होती हैं, जिस तरह आगे उसी तरह ही होगा, कोई तब्दीली कुछ भी नहीं होती। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग क्या होता है, प्रोपगेशन के इस तरीके को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पौधे का नया छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। क्लोनिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जदीद तरीका है। इसमें बाई पौधे के वेजिटेटिव टिश्यू या सेल को इस्तेमाल करके मासल नए पौधे तैयार किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर एक तकनीक है या ऐसा तरीका है जो इस तरह
तरीके में इस्तेमाल होती है। पौधे के किसी हिस्से से टिश्यू लिए जाते हैं, इसमें उन्हें मुनासिब ग़िज़ाई मीडियम में रखा जाता है, जहाँ ग़िज़ा मौजूद हो उस जगह रखा जाता है। टिश्यू के सेल्स में माइटोसिस अमल शुरू हो जाती है, सेल विभाजन शुरू हो जाती है। इससे सेल्स के ढेर बनते हैं जिन्हें कैलस कहते हैं। कैलस को एक मीडियम में रखा जाता है जिसमें जड़ें, तना और पत्ते बनवाने वाले हार्मोन मौजूद हैं। कैलस में ये साख्तें बनाते हैं और नए छोटे पौधों में नशो नुमा पाते हैं। इसके बाद छोटे पौधों को पहले गमलों फिर खेतों में बो दिया जाता है। आगे को तरीके पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिस, स्पर्म और एक एग सेल। स्पर्म जो होता है मेल सेक्सुअल पार्ट होता है और जो एग सेल होता है ये फीमेल होता है, सेल्स होता है। गैमेटिस बनाते हैं, इनका मिलाप होता है, ये आपस में मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के जरिए। फर्टिलाइजेशन जब बनना होता है तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, मिलाप होना। पौधों के जिस्म में गैमेटिस मखसूस हिस्सों में बनते हैं। पौधों के बड़े ग्रुप मोसिर, फार्न और बीज वाले पौधे हैं। बीज वाले पौधों में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फूलदार पौधे शामिल हैं। स्पर्म और एग सेल को एक दूसरे के करीब लाने के लिए पौधों के ग्रुप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मोसिस और फार्न में स्पर्म हरकत करने के काबिल होते हैं और तैरकार एग सेल के पास जा सकते हैं। इस तरह इन पौधों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी, शबनम या बारिश की शक्ल में जरूरत होती है। दूसरे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पास अपने स्पर्म को एक एग सेल तक ले जाने के खास तरीके होते हैं। इन्हें रिप्रोडक्शन के पानी की जरूरत नहीं होती। पौधों के लाइफ साइकिल में दो तरह की नस्लें एक दूसरे के बाद आती हैं। एक नस्ल डिप्लॉइड होती है और स्पोर्स बनाती है, इसे स्पोर जनरेशन कहते हैं। दूसरी नस्ल अप्लाइड होती है, गैमेट्स बनाती है, इसे गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं। ऐसा मुझे इसमें लाइफ साइकिल के दौरान दो मुख्तलिफ नस्लें एक दूसरे के बाद पैदा हों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। जी इसके माइटोसिस है, स्पोर मियोसिस, स्पोर्स बना माइटोसिस, गैमेटिस बना माइटोसिस, ये माइटोसिस गैमेटिस है, ये तो गैमेटिस ज़ाइगोट बना। जी ज्यादातर पौधों में स्पोर्ट्स नस्ल गालिब होती है। इसका मतलब ये साइज में बड़ी और खुद मुख्तार होती है। स्पोर्ट मियोसिस के जरिए अप्लाइड स्पोर्ट बनाती है। स्पोर्ट मुपाका गैमेटोफाइट्स नस्ल बनाते हैं। गैमेटोफाइट नस्ल साइज में छोटी होती है और स्पोर्ट्स की मुहताज होती है। गैमेटोफाइट माइटोसिस के जरिए गैमेटिस बनाती है। नर और मादा गैमेटिस के मिलाप से डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट में बार बार माइटोसिस होती है और नए डिप्लॉइड स्पोर्ट्स में नमू पाया जाता है। फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फूलदार दरअसल ऐसी शूट है जो छोटी होती है और इसमें से रूट एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। फूल के मुख्तलिफ हिस्से रूट के साथ जुड़े होते हैं। एक रूट पर मौजूद तमाम शाखें मजमूत पर एक घेरा कहलाती हैं। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में अबाई पौधा डिप्लॉइड स्पोरफाइट नस्ल का होता है। इस नस्ल की तौलीदी यानी रिप्रोडक्टिव साख फूल है। बुनियाद क्या है इसकी? फूल ये फूल से पैदा होते हैं। फूल के इससे घेरों की शक्ल में तरतीब पाते हैं। जी इस तरह होते हैं। फूल में बैरूनी दो घेरे
गैर तलुदी या अंदरूनी दो घेरे तलुदी होते हैं। कैल्कस सबसे बैरूनी घेरा है और आमतौर पर सब्ज होता है, ये फूल का होता है। इसकी इनफरादी इकाइयों ने पत्तियों को स्पेल्स कहते हैं। स्पेल्स का काम फूल की कली के मरले के दौरान अंदरूनी घेरों की हिफाजत करना होता है। ये स्पेल्स है। इसके बाद इसके अंदर मौजूद घेरा कोरोला वो ये 160 रंगों का होता है। इसकी इनफरादी इकाइयों ने पत्तियों को पीटल्स कहते हैं। ये पीटल्स हैं जो पत्तियां होती हैं। पीटल काम मक्खियों और परिंदों वगैरह को कशिश करना जो कि पोलिनेशन कराने के जराए होते हैं। थ्यूफ्रांट्स एक यूनानी फिलासफर था अरस्तु का जनक। इसने बॉटनी की एक ठोस बुनियाद जिसमें फूलों की मॉर्फोलॉजी और इसके फल शामिल। इसने फूल के नर और मादा जिनसी हिस्सों की भी पहचान की और फूलों में पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के अमाल भी बयान किए। इसमें जो तीसरा घेरा यानी एंडोशियम एंड्रोशियम फूल का नर तलुदी हिस्सा होता है। इसकी इकाइयों को स्टेमन्स कहते हैं। हर स्टेमन का दाखिल हिस्सा फिलामेंट है जिसके आजाद किनारे एंथर पर मौजूद होता है। ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये वाला, ये स्पेल है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओवल है। आज जिसके किनारे इंथर के अंदर पोलन सैक होते हैं जिनमें मियोसिस के जरिए अप्लाइड माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रीन बनते हैं। माइक्रोस्पोर रिमूव पाकर गैमेटोफाइट जनरेशन बनाता है। इस दौरान माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस माइटोसिस करके दो न्यूक्लियाई बनाता है, एक ट्यूब न्यूक्लियाई और दूसरा जेनेटो न्यूक्लियस। जेनेटो न्यूक्लियस फिर माइटोसिस करता है और दो स्पर्म बनाता है। इस तरह एक नमू याफ्ता पोलन ग्रीन में एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो स्पर्म बनते हैं। ये तमाम शाखाएं पौधे के नर गैमेटोफाइट जनरेशन बनाती हैं। अब देखें चौथा घेरा क्या है। चौथा घेरा गाइनिशियम फूल का मादा तलुदी होता है। इसकी इकाइयों को कार्पोल या पिस्टल कहते हैं। हर कार्पोल एक जेरी ओवरी दरमियानी स्टाइल और बलाई स्टिग्मा पर मुश्तमिल होता है। ओवरी के अंदर एक या ज्यादा ओवल्स मौजूद होते हैं। हर ओवल के अंदर मियोसिस के जरिए एक अप्लाइड मैक्रोस्पोर बनता है। मैक्रोस्पोर नमू पाकर मादा गैमेटोफाइट जनरेशन तैयार करता है। यानी ये चीज तैयार कर मादा गैमेटोफाइट जनरेशन नस्ल। इस दौरान माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके एक एग सेल और कुछ मुतलका साख्तें मसलन फ्यूजन न्यूक्लियस बनाता है और एक एग सेल मुतलका साख्तें पौधे की मादा गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। जब पोलन ग्रीन नमू पाते हैं इन नश्वर मापदंड इन्हें स्टिग्मा पर मुंतकिल किया जाता है। इस अमल को पोलिनेशन कहते हैं। जब स्टिग्मा पहुंच जाते हैं इसको पोलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा पर पहुंचकर पोलन ग्रीन का ट्यूब न्यूक्लियस के पोलन ट्यूब तैयार करता है। पोलन ट्यूब के अंदर एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो स्पर्म होते हैं। पोलन ट्यूब स्टाइल और ओवरी के अंदर के नीचे की तरफ बढ़ती है और ओवरियल में दाखिल हो जाती है। यहाँ ये फट जाती है और इसमें से दो स्पर्म खारिज होते हैं। दोनों स्पर्म मादा गैमेटोफाइट में दाखिल होते हैं। एक स्पर्म एग सेल के साथ मिल जाता है और एक डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाता है। दूसरा स्पर्म डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है और एक
ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है जिसे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि इस फर्टिलाइजेशन में दो मिलाप होते हैं इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। ज़ाइगोट से एम्ब्रियो, ज़ाइगोट होता है एक कंडा सच्ची जो बनता है, उसे एम्ब्रियो यानी कि बच्चे की जो मौजूदा शक्ल होती है सबसे पहले जो बनती है उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। जबकि एंडोस्पोर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पोर्म टिश्यू बनता है जो कि बढ़ते हुए एम्ब्रियो की खुराक है। इसके बाद ओवरियल बीज सीड बन जाता है और ओवरी फल में तब्दील हो जाती है। जब बीज पक जाते हैं तो इनका बिखराव हो जाता है, इसे हम अगले सेक्शन में पाएं। अगर बीजों के मुनासिब हालात मैसर आए तो इनके एम्ब्रियो नए पौधे नए नमू पाते हैं। ये तस्वीर में दिखाया गया है, आप देखें ये एक पौधा है, इस पर ये जो बने होते हैं ये इंथर होते हैं, ये इसके अंदर ये ओवरी होती है, इसके ओवरी के अंदर ये ओवियल ये होता है, ये माइक्रोस्पोर सेल होते हैं, ये वाला 2 ये माइक्रोस्पोर सेल, ये देखें और बड़ा की ये मियोसिस के जरिए होते हैं माइक्रोस्पोर, ये आगे ज़्यादा बन जाते हैं। ये उसके अंदर ये ट्यूब होते हैं, जेंट्रो न्यूक्लियस होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं, ये नर गैमेटोफाइट्स होती है, ये पोलन होते हैं इसके ऊपर ये लगे होते हैं, ये एक ट्यूब है फूल स्पर्म है ये वाले इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस है ये यहाँ होता है, ये फिर ये माइक्रोस्पोर यहाँ ऊपर आ जाता है, मादा गैमेटोफाइट में आ जाता है, ये फ्यूजन न्यूक्लियर, फ्यूजन यानी कि तकसीम होना, ये तकसीम हो जाता है आगे से, इस तरह हो जाता है। ये पोलन ट्यूब का ट्यूब इस तरह बढ़ती है, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये एक ज़ाइगोट बनाता है, एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बनता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये एम्ब्रियो एक ये बनता है, ये बीज बन जाता है, सैडोकोट एंडोस्पर्म, ये फिर बीज का उगना, यहाँ से ये बीज उगना शुरू हो जाता है। ये केले का फूल है, किस मुंह पाता है, अंगूर के फूल है। कुछ पौधों में ओवरीज अपने अंदर मौजूद ओवर्स में फर्टिलाइजेशन के बगैर फल में मुंह पा जाते हैं। इस संबल को पैथोकार्पी कहते हैं। इसके नतीजे में बगैर बीज के फल बनते हैं, मतलब केले और बगैर बीजों वाले अंगूर की इकसार। पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन से मुराद पोलन ग्रेन का फूल के इंथर से स्टिग्मा पर मुंतकिल होना है। पोलिनेशन का अमल दो तरह का है। सेल्फ पोलिनेशन में इंथर से पोलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा या पौधे के किसी और फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में पोलन एक पौधे के फूल से इसी स्पीशीज के दूसरे फूल पर मुंतकिल होते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के कई जराए होते हैं, मसलन हवा, पानी, मक्खियाँ, परिंदे, चमगादड़ें और दूसरे जानवर इनके साथ पोलन चिमट जाते हैं और दूसरे फूल पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो इसलिए वो पोलन दूसरे फूल पर चले जाते हैं। अशरात व हवा के जरिए पोलिनेशन करने वाले फूलों में ऐसी साख्तें, मुफाकतें, एडाप्टेशन मौजूद होती हैं जो एक पौधे से दूसरे तक पोलन ग्रेन की मुंतकिली में मददगार होती हैं। इन मुफाकतों में चंद टेबल 14 में बयान की गई हैं। आगे अशरात व हवा के जरिए पोलिनेशन वाले फूलों में मुफाकतें, खसूसियात, वो फूल जिनमें पोलिनेशन अशरात के जरिए होती है,
वो फूल जिनमें पोलिनेशन हवा के जरिए होती है। साइज आमतौर पर बड़े होते हैं और इसमें आमतौर पर छोटे होते हैं। रंगों सुर्ख शोख रंगों के पीटल्स होते हैं, सब्ज हल्के रंगों के पीटल्स होते हैं। सूसियत नेक्टर बनाते हैं, नेक्टर नहीं बनाते, यानी कि जिनमें हवा के जरिए पोलिनेशन होती है वो है, जिनमें हशरात के जरिए पोलिनेशन होती है वो है। फूलों की तरतीब, फूलों का रुख ऊपर की जानब होता है, फूल नीचे लटके होता है कि आसानी से हिल सके हवा के जरिए। स्टिम्स और स्टिग्मा पीटल के दायरे में बंद होते हैं, ये पीटल के दायरे से बाहर लटके होते हैं। पोलन ग्रीन तादाद में कम, भारी और चिमटे हुए, क्योंकि स्टार के साथ चिमट जाती है। तादाद में हल्के और बार करता हुआ ताकि हवा के साथ उड़ जाए आसानी से। स्टिग्मा के होते हैं पिन के किनारे जैसे, मतलब शाखें नहीं होती। पोलन पकड़ने के लिए पिनों की परों जैसे शाखों वाली, ये इनमें फर्क होता है। जो जिनकी पोलिनेशन हशरात के जरिए होती है, जिनकी पोलिनेशन हवा के जरिए होती है। हशरात के जरिए पोलिनेशन करने वाले फूलों की मिसालें गुले शर्फी, गुलाब, गुले दीवार यानी वाल फ्लावर, सूरजमुखी, सैलब वगैरह। हवा के जरिए पोलिनेशन करने वाले फूलों की मिसालें घास, बंदक, बैत, मकई वगैरह। बीज का बनना और इसकी साख्त, ये स्ट्रक्चर का ढांचा किस तरह होता है बीज का। हम जानते हैं कि मादा गैमेटिस फाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बार बार माइटोसिस करता है और एम्ब्रियो मुंह पाता है। इस मरहले पर जम्बोस्पोर्म एंजियोस्पोर्म में ओवरियल बीज में तब्दील हो जाता है। बीज के बनने से इन पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल मुकम्मल हो जाता है। एंजियोस्पर्म के बीज के 3 अहम हिस्से हैं। नंबर 1 जाइगोट से बनने वाला एम्ब्रियो, 2 एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनने वाले एंडोस्पर्म, तीसरा है बीज का गिलाफ यानी सीड कोड। जबकि ओवरियल की दीवार एंटोगोमेंट से बनता है। सीडोकोट या टेस्टा, ये क्या होता है? एंटोमेंट से बनता है जो कि शुरू में ओवलियट के गिर्द गिलाफ होता है। ये कावल जितनी बारीक तय जैसा भी हो सकता है, मसलन मूंगफली, और मोटा और सख्त जैसे नारियल। सीड कोट एम्ब्रियो की चोट वगैरह खुश्क होने से हिफाजत करता है। सीड कोट पर एक निशान होता है जिसे आइलम कहते हैं। ये निशान वो मुकाम होता है जहाँ से बीज ओवरी की दीवार फल से जुड़ा होता है, और आइलम को एक तरफ माइक्रोपाइल मौजूद है। वे वही सुराख है जिससे गुजरकर पोलन ट्यूब ओवरियल के अंदर दाखिल होते। बीज इस सुराख को पानी जज़ब करने के लिए इस्तेमाल करता है। एम्ब्रियो दरअसल एक नाबालिग पौधा होता है। एम्ब्रियो होता है, ये एक रेडिकल, एक प्लूमियल और एक या 2 काइलेडिन्स पर मुश्तमिल होता है। एम्ब्रियो की रेडिकल से नई जड़ बनती है, जबकि प्लूमियल से नई शूट। काइटिलिड्स काइलेडरन के जड़ने के मकाम से ऊपर मौजूद एम्ब्रियो के तने को इपिकोटाइल कहते हैं। काइटिलिडन के जड़ने के मकाम से नीचे एम्ब्रियो के नए तने को हाइपोकोटाइल कहते हैं। बीज के अंदर एम्ब्रियो से नमू पाने वाले नए पौधे यानी सीडलिंग के लिए ग़िज़ाई मादों का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। एंजियोस्पर्म में यह ज़ख़ीरा खुराक एंजियोस्पर्म टिश्यू से हासिल किया जाता है। ये टिश्यू ऑयल या स्टार्च प्रोटीन से भरपूर होता है। कई बीजों में एंडोस्पर्म में मौजूद खुराक को जज़ब करने के बाद कार्टिलिड्स में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। बीज का उगना, जर्मिनेशन। बीज के उगने के लिए लाजमी है कि मुनासिब जगह पर गिरें, उगने और नशो नुमा के लिए मुनासिब वक्त तक हुए रहें। बहुत से बीज एक
ऐसे दुरानी से बोलते हैं जब इनमें कोई नशो नुमा नहीं हो होती। इस दुरानी को बीज की हालत ख्वाबी यानी डॉर्मेंसी कहते हैं। ख्वाबीदा दौरान बीज पके हुए तो होते हैं मगर इन्हें उगते नहीं हैं। जब साजगार हालात मुयसर आते हैं बीज अपनी इपिडर्मिस खत्म करते उगना शुरू कर देते हैं। बीज का उगना, बीज किस तरह उगता है? बीज को उगने के लिए लाजमी को मुनासिब जगह पर गिरें, उगने और नशो नुमा के लिए मुनासिब वक्त न करें। बीज उगने यानी जर्मिनेशन से मुराद वो अमूल है। बीज के उगने को जर्मिनेशन कहते हैं, जिसमें बीज का एम्ब्रियो सीडलिंग में नमू पाता है। उगने के दौरान एम्ब्रियो पानी जज़ब करता है या चूस लेता है, जिस वजह से ये फूल बन जाता है। इसके नतीजे में सीड कोट फट जाता है, जो उसके बाद जो खोल होता है। और जड़ वो पहली साख से जो बीज में से मौजूद रेडिकल से निकलती है। ये तेजी से साग में बढ़ती है और जमीन से पानी और ग़िज़ाई मादे जज़ब करती है। अगले महीने प्लूमिकल छोटी सी शूट मुंह पा जाता है, जो कि बड़ी होकर मिट्टी से बाहर निकल आती है। जो पहला छोटी शाख निकलती है, बाहर उसे शूट कहते हैं। हाइपोकार्टोल और इपिकार्टोल की लंबाई में बढ़ने की बुनियाद पर बीज के उगने के दो हिस्सा हैं। इपिजीलियल जर्मिनेशन। इपिजीलियल जर्मिनेशन में हाइपोकार्टोल लंबाई में बढ़ता है जबकि एक हुक बनाता है जो कार्टिलेज की सतह नींव से ऊपर खींच लेता है। लोबिया, कपास और पिपीता इन बीजों की मिसालें हैं जो इस तरह उगते हैं। हाइपोजीलियल जर्मिनेशन में इपिकार्टोल लंबाई में बढ़ता है हुक बनाता है। इस तरह की जर्मिनेशन में कार्टिलेज सतह जमीन से नीचे रहती है और मटर, मकई और नारियल के बीज इस तरह उगते हैं। ये देखिए, ये पहला है, ये बीज है, उससे एक ये नीचे जड़ निकलती है, ये वाली हाइपोकोटा। इसके आगे ये ऊपर एक शूट निकलती है, फिर इसके ऊपर ये तना बन जाता है, ये इस तरह। जबकि हाइपोकोटोल में ये पहले होता है, जड़ ऊपर से निकल के ये नीचे की तरफ चली जाती है, तो फिर यहाँ से ये आता आता इसी से ये एक तना बन जाता है। यही आगे से इसके अंदर वो नमू पाता है, यही ऊपर हो गई, ये सीधा बन जाता है, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये इपिकोटाइल है, ये तरीका है। हाइपो जर्मिनेशन दाएं जानब है ये वाली, और बाएं जानब जो है इपिजेलियल जर्मिनेशन है। बीज को उगने के लिए जरूरी हालात, जर्मिनेशन के लिए जरूरी शराइत क्या है जिनमें वो उग सकता है। बीज की जर्मिनेशन का इंसार अंदरूनी और बैरूनी हालात पर होता है। अंदरूनी हालात में एक जिंदा एम्ब्रियो, काफी मिकदार में ज़ख़ीरा खुराक शामिल है। हम बैरूनी हालात में पानी, ऑक्सीजन, मुनासिब दर्जा हरारत शामिल है। पानी या नमी, ज़्यादातर पौधों के बीजों में पानी की कम मिकदार मौजूद होती है। इस वक्त जर्मिनेशन नहीं हो सकती जब तक सीड कोट दूसरे टिश्यू पानी की जज़ब नहीं कर लेते। जज़ब किया गया पानी ज़ख़ीरा शुदा पानी को हज़म करने में मदद देता है और ये इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को लंबा करने में मदद देता है। ऑक्सीजन, एम्ब्रियो सेल में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लाजमी होती है। दर्जा हरारत, मुख्तलिफ बीजों में जर्मिनेशन के लिए मुख्तलिफ दर्जा हरारत की जरूरत होती है। ज़्यादातर पौधों के बीजों की जर्मनी के मुनासिब ऑप्टिमम दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये देखें, सीड कोड है, ये फट जाता है, प्लूमल है, रेडिकल है, ये जो जड़ निकलती है, ये मटर का पौधा है। आगे जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जानवरों में किस तरह होती है रिप्रोडक्शन? ज्यादातर जानवर जिनसी तौलूद यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अनुसार गैमेट्स बनने और फिर नर और मादा गैमेट्स के मिलाप पर होता है। फर्मिनेशन ऑफ गैमेट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनने के अमल को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इस अमल में डिप्लॉइड गैमेट्स मदर सेल यानी गैमेट्स के बाई सेल मियोसिस करते हैं
और अप्लाइड गैमेटीज बनाते हैं। नर गैमेटीज जो स्पर्म होते हैं और मादा गैमेटीज एग या ओवल मखसूस ऑर्गन में बनते हैं जिन्हें गुणेट कहते हैं। नर गुणेट को टेस्टिस या पूर्ण खाल में वाइट टेस्टिस कहते हैं, जबकि मादा गुणेट को ओवरी कहलाते हैं। टेस्टिस में स्पर्म बनने के उम्र को स्पर्मोजेनेसिस और ओवरीज में एग सेल बनने को ओवरोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस जो मेल के होते हैं कि सीमीफ्रेंस ट्यूबलेस सीमीफेरियस ट्यूब्स की दीवारों में मौजूद चंद सेल बार बार माइटोसिस करके बड़ी तादाद में डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनाते थे। चंद स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसिस बनते हैं। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसिस में मियोसिस 1 के जरिए 2 अप्लाइड डाटर सेल बना देता है जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस कहते हैं। ये सेल मियोसिस 2 करते हैं। इस तरह प्राइमरी स्पर्मेटोसिस से 4 अप्लाइड स्पर्मेटिस बन जाते हैं। स्पर्मेटिस गैर मुतहर्रिक होते हैं और इनको मुतहर्रिक सेल में बदलने के लिए कई तब्दीलियां की जाती हैं। इनके न्यूक्लियस सिकुड़ जाते हैं और इनमें चंद साख्तें बनाई जाती हैं। मसलन एक कोना जिसे एक्रोसोम कहते हैं, एक दुम एक और माइटोकॉन्ड्रिया का एक दायरा रिंग। इन तब्दीलियों के बाद सुपरमाइटोसिस को स्पर्म कहा जाता है। ओजेनेसिस ओवरी की चंद सेल मखसूस साख्तें बनाते हैं जिन्हें फोलिकल कहते हैं। फोलिकल के अंदर बहुत से डिप्लॉयड ओगोनिया होती हैं। चंद ओगोनिया डिप्लॉयड प्राइमरी ओटोसाइट्स बनाते हैं। एक प्राइमरी ओटोसाइट मियोसिस 1 मुकम्मल करता है और 2 अप्लाइड सेल बनाता है जिनमें से छोटे सेल को फास्ट पोलर बॉडी जबकि बड़े सेल को सेकेंडरी ओमोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी ओमोसाइट मियोसिस 2 मुकम्मल करता है, 2 अप्लाइड सेल बनाते हैं, यानी कि एक सेकंड पोली बॉडी और एक एग सेल। ये स्पर्म के साथ बनते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये आगे 2 हिस्सों में तकसीम होता है, फिर ये आगे बनता है। ये 4 हिस्सों में तकसीम होता है। ये 2 हिस्सों में और ये 2 हिस्सों में स्पर्माइड बनता है। ये जो आगे हिस्से तकसीम होते हैं इनमें से एक कि ये दुम निकलती है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये इसकी गर्दन है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रंग होता है, ये स्पर्म होता है। ये माइटोसिस होता है, माइटोसिस 1 माइटोसिस 2 अब ओवरी की तरफ बनती है। ओगोनियम होता है ये। इसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं, ये 2 हिस्सों में तकसीम है, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी। आगे से ये भी 4 हिस्सों में तकसीम होते हैं। इनमें से ये एक है, एक जो होता है ये सेकंड पोली बॉडी बनाता है, एग सेल बनता है, ओवरी ये इस तरह बनते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गैमेट्स के बन जाने पर फर्टिलाइजेशन के 2 तरीके हैं, बैरूनी या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और अंदरूनी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक एग सेल जिस्म से बाहर फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन जिस्म के बाहर उनको आपस में मिलाप होता है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन आबाई माहौल में होती है। इसके लाजमी एक नर मादा दोनों जानवर तकरीबन एक वक्त में अपने गैमेट्स मोड में खारिज करें, यानी कि नर अपना स्पर्म खारिज करे और मादा अपनी ओवरी एग खारिज करे और एक माहौल में वो बाहर आपस में मिलाप हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जानवरों को बहुत ज़्यादा मिकदार में गैमेट्स खारिज करना जरूरी होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मौलियाती नासन मसलन शिकारियों की वजह से गैमेट्स के ज़ाया हो जाने का खतरा होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत से इनवर्टिब्रेट्स में यानी कि जिनमें हड्डी होती है और वर्टिब्रेट्स में 2 ग्रुप यानी मछलियों एम्फीबियस में होते हैं।
ये मछलियों की, ये देखें वो आपस में बाहर फेंक रहे हैं अपने एग्स और स्पर्म वगैरह, वो वहाँ यहाँ से आपस में वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक सेल को मादा की रिप्रोडक्टिव नाली में ही फर्टिलाइज किया जाता है। ये फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल यानी जो रेंगते हैं परिंदों और मैमल्स में होती है। ऐसे जानवर मुंह पाले में एम्ब्रियो को फादर फराहम करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो रेप्टाइल और परिंदे अपने अंडों एक सेल के कारण अपाती शेल बनाते हैं और फिर इन्हें खारिज करते हैं। ये शेल पानी के ज़िया और नुकसान से बचाते हैं। मैमल सिवाय अंडे देने वाले मैमल की में फर्टिलाइजेशन के बाद एक एग सेल नए बच्चे में माँ के जिस्म में होती है। इनमें एम्ब्रियो को अजाफी फादर की माँ हर चीज फराहम जिसे एम्ब्रियो की जरूरत होती है। आगे खरगोश में रिप्रोडक्शन। खरगोश छोटे मैमल है जो दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। इन्हें साइंसी तहकीक में तजर्बाती जानवरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो खरगोश का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो क्या होता है? खरगोश के नर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के से ही हैं दो टेस्टिस जो स्पर्म बनाते हैं, मुंसलिक नालियां जो स्पर्म को बैरूनी अज़ाई तना सेल यानी जेनिटलिया तक पहुंचाती, और ग्लैंडिस जो स्पर्म पर सेक्रीशन का इजाफा करती हैं। टेस्टिस जिल्द की एक बनी हुई थैली यानी स्कोन्ड्रियम में मौजूद होते हैं, जो कि जिस्म से नीचे लटकी होती है। हर टेस्टिस में बलदार नालियों का एक मजमूआ होता है जिन्हें सीमीनेफ्रस ट्यूब्स कहते हैं। इन नालियों के अंदर स्पर्म बनते हैं। जब स्पर्म मुकम्मल हो जाते हैं तो वो टेस्टिस की कलेक्टिंग डक्ट्स में जमा हो जाते हैं। फिर एक नाली एपिडेमिस में आ जाते हैं और एपिडेमिस से निकलकर स्पर्म एक सुपर डक्ट में आते हैं जिसे वॉइस डिफरेंस कहते हैं। दोनों स्पर्म डक्ट यूरिनरी ब्लेड से थोड़ा नीचे यूरिथ्रा में मिल जाती है और यूरिथ्रा स्पर्म और पेशाब दोनों को बाइंड करता है। स्पर्म और फ्लूइड पर मुश्तमिल माद को सीमन कहते हैं। इसमें 10.9% फ्लूइड होता है। जैसे जैसे स्पर्म टेस्टिस की नालियों में यूरिथ्रा की तरफ आते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड में मुख्तलिफ सेक्रीशंस डालते हैं। फीमेल वेस्कुलरी स्पर्म को ग़िज़ा फराहम करने वाली सेक्रीशन बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड को तबीयत को न्यूट्रल करने वाली सेक्रीशन बनाती है। कोवर ग्लैंड नालियों को चिकना करने वाली सेक्रीशन बनाते हैं। ये यूरिनरी ब्लेड्स हैं, ये साथ ये लगे हुए हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये लगा होता है यहाँ। ये एनस है, ये यूरिथ्रा है, स्पर्म प्रोडक्ट है। ये फैमिलियल वेनिकल ये होता है, कॉर्नल ग्लैंड ये होता है, एपिडर्मी सेक्रेटरियम होता है, ये टेस्टिस होते हैं, ये ऊपर से आ रहे होते हैं। अगर मादा रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? खोज का मादा रिप्रोडक्शन ओवरीज से मुंसलिक नालियों पर मुश्तमिल होता है। ओवरीज छोटे साइज के बैजवी ऑर्गन हैं, एक अंडे की शक्ल के ऑर्गन होते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी में गुर्दों के थोड़ा ऊपर वेंट्रिकल जानब होती हैं। ज्यादा जानवरों की तरह खरगोश में भी ओवरीज का एक जोड़ा पाया जाता है। ओवरी का बैरूनी हिस्सा एग सेल बनाता है। एक एग सेल के मखसूस सेल का एक गुच्छा होता है जो इसे ग़िज़ा देता है। इस गुच्छे को फोलिकल कहते हैं। ओवरी से एक सेल को फ्लोपियन ट्यूब में खारिज कर दिया जाता है। फ्लोपियन ट्यूब का सुराख ओवरी के करीब भी होता है। फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ से फर्टिलाइज एग यानी ज़ाइगोट यूट्रस में आता है। खरगोश की यूट्रस दो अलग शाखाओं यानी आंड में तकसीम होती है। यूट्रस के आंड मिलकर वजाइना यानी बर्थ कनाल में खुलते हैं। यूट्रस का एक हिस्सा यानी सर्विक्स
से बर्थ कनाल कहलाते होते हैं। यहाँ खरगोश के स्पूल इकट्ठे होते हैं। ये बर्थ कनाल है, यहाँ यूरिथ्रा का इस्राक है। ये यूट्रस है, ये ओवरी है। यहाँ से ये सर्कोस है, यूट्रस की दीवारें यहाँ आ जाता है। यहाँ खरगोश में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। खरगोश में क्या होता है? खरगोश सारा साल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर नर खरगोश मौसम गर्मा के महीनों में प्रोडक्शन के काबू नहीं होती। नर खरगोश अपने स्पर्म मादा की वजाइना यानी बर्थ कनाल में जमा करता है। ये स्पर्म फ्लोक्स और ट्यूब से तैरते हुए फ्लोपियन ट्यूब तक जाते हैं, जहां वो ओवरी से आए हुए एक सेल को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट को यूट्रस में लाया जाता है। इस वक्त तक ज़ाइगोट तकसीम होना शुरू कर देता है। अब एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो को यूट्रस की दीवारों से जोड़ दिया जाता है। एम्ब्रियस और यूट्रस की दीवारों के दरमियान एक जोड़ बना दिया था, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। 30 से 32 दिनों बाद एम्ब्रियो खरगोश के बच्चे में मुंह पाता है, उसकी पैदाश हो जाती है। इंसानी आबादी में इजाफे और इंताज। 2014-2015 में पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ 90 लाख थी, तो को21 के अशरे के अख्ताम तक हमारी आबादी 200 मिलियन से ज़्यादा तजावज़ कर जाएगी, यानी 20 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। मादी में पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की शरह निस्बतन ज़्यादा थी। जब आबादी बढ़ने का अमल किसी इलाके या मोल की आबादी संभालने की मुमकिन हद से ज़्यादा तेज हो जाए तो इसका नतीजा कसरत आबादी यानी ओवर पॉपुलेशन हो जाता है। इंसान की ओवर पॉपुलेशन के साथ कई मसाइल मुंसलिक हैं। कसरत आबादी वाले इलाकों को ताज़ा पानी और कुदरती ज़राए की कमी का सामना होता है, और पॉपुलेशन होने से जंगलात की कटाई और इकोसिस्टम की तबाही होती है, जिसके नतीजे में ज़्यादा आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग होती है। गुर्बत आ जाने से कसरत आबादी वाले इलाकों में शिरक और बच्चों की अमवात ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन हो जाने पर ज़रूरत पैदा होती है कि मज़ीद गार अस्पताल, तालीमी इदारे वगैरह बनाए जाएँ और ग़िज़ाई फसलों में इजाफा किया जाए। हमें पॉपुलेशन को रोकना होगा, वरना ये अपने ज़राए महदूद होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लोगों को ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी बढ़ने के मसाइल के मुताबिक तालीम देना जरूरी है। पाकिस्तान की वज़ारत बहबूदी आबादी ने ऐसे कई इक़दाम किए कि लोगों को ओवर पॉपुलेशन से होने वाले नुकसान का इल्म दिया जाए, आबादी को अपने ज़राए के मुताबिक तवाज़ुन रखा जाए। आपको कुछ बीमारियाँ हैं। एड्स जिनसी अमल के दौरान मुंतकिल होने वाली एक बीमारी। जिनसी अमल से मुंतकिल होने वाली बीमारियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs कहती है। इस वक्त दुनिया को सेहत से मुतल्लिक सबसे शदीद और दिक्कत तलब मसले का सामना वो एड्स है। ये भी एक STD है। एड एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफेंस सिंड्रोम का मुखफ़फ़ है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी वजह ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस है। इम्यूनोडिफेंसी वायरस HIV। ये वायरस वाइट ब्लड सेल को तबाह करता है, जिससे इन्फेक्शन के खिलाफ दावत खत्म हो जाएगी। एक मुल्क बीमारी है। ये बीमारी जिस्मानी फ्लूइड मतलब खून और सेमन के एक दूसरे में जाने से फैलती है। इसकी बड़ी वजह गैर महफूज जिनसी सरगर्मियाँ, मुतासरा सुइयों का इस्तेमाल या मुतासरा खून की मुंतकिली है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और गैर सरकारी इदारों के साथ पाकिस्तान की वफाकी वजारत ने 1987 में NACP कायम किया। इस प्रोग्राम की अहम मकसद HIV फैलने से बचाना, महफूज इंतकाल खून और STD की रोकथाम के लिए अवाम को मदद फराहम करना है। पाकिस्तान में HIV के इन्फेक्शन की शरह भी कम है, लेकिन खतरा है कि बीमारी वबाई अमराज एपिडेमिक की सूरत में वसी पैमाने में फूट पड़ेगी। इस खतरे की कई वजूहत हैं, मतलब लोगों को मुतासरा खून और खून के प्रोडक्ट का सामना रहना, आम जिन्स परस्ती और नशावर अद्वियात का इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल। आम पब्लिक में बचाव के बेहतरीन तरीकों के लिए 2005 में NACP ने टेलीविजन, रेडियो चैनल और प्रिंट मीडिया के लिए खदमात का आगाज किया। इसके मकसद ये थे जिनसी सरगर्मियों को महफूज बनाने के लोगों को तर्ज अमल बदला जाए, HIV एड्स की मालूमात को ज़रूरत का एहसास पैदा किया जाए, अफगान सेहत लिए काम करने वाले लोगों में तर्ज अमल और
रवैयों की बेहतर इलाज है। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा तीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लोगों में एड्स एचआईवी की मतलब आगाही पैदा करने और इस बीमारी में लोगों की हिफाजत से मदद के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 45 गैर सरकारी इदारे एनजीओ काम कर रहे हैं। ये एनजीओ जिनसी पेशेवरों और खतरे में मुबतला दूसरे ग्रुप समेत एड्स की तालीम और बचाव के लिए काम करते हैं। एनजीओ पाकिस्तान के तमाम सूबों में कायम किए गए सूबाई अल्लाह के मेंबरान के तौर पर काम करती हैं। अगरचे एचआईवी एड्स से बचाव की सरगर्मियों में एनजीओ बहुत मसरूफ, मगर ये ख्याल किया जाता है कि वो इस बीमारी की जद में आने वाली आबादी के 5% से भी कम तक पहुंची हैं।